नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, काफी जटिल है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की, यूके। जिसे हम आमतौर पे यूके कहते हैं। हाँ, वैसे इसका पूरा नाम तो काफी लंबा है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इस देश की एक काफी पूरी तस्वीर दिखाती है। भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सब कुछ। तो आज हम इसी जानकारी से वो खास बातें निकालेंगे जो यूके को समझने में मदद करें। सवाल ये है कि ये छोटा सा द्वीपीय देश पश्चिमी यूरोप में आखिर दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक कैसे बना, और आज इसकी क्या कहानी है। हाँ बिल्कुल, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक बातों से। यूके है कहाँ? ये यूरोप के उत्तर पश्चिम में द्वीपों का एक समूह है, आइलैंड नेशन जिसे कहते हैं। हाँ, और राजधानी लंदन। ये नाम तो शायद ही किसी ने ना सुना हो। हाँ, ग्लोबल शहर है, वित्त, संस्कृति, राजनीति, सबका केंद्र। पर दिलचस्प बात यह है कि यूके खुद 4 देशों से मिलकर बना है ना? हाँ, ये बहुत अनोखी बात है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों मिलकर बनते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। मतलब एक देश के अंदर 4 देश। बिल्कुल, और जमीनी सीमा सिर्फ एक ही देश से लगती है। हाँ, नॉर्दर्न आयरलैंड की सीमा वो आइलैंड गणराज्य से जुड़ती है। सही। साइज देखें तो करीब 2,42,000 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 6 करोड़ 80 लाख। ये 2023 का अनुमान है। काफी बड़ी आबादी है उस हिसाब से। और जब इतने सारे लोग हैं तो जाहिर है भाषा और धर्म में भी काफी विविधता होगी। जरूर। आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल्स में वेल्श बोली जाती है, स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में स्कॉटिश गेलिक और नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरिश। इन्हें एक क्षेत्रीय मान्यता भी है। हाँ, और ये सिर्फ भाषा ही नहीं है, ये उन इलाकों की गहरी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। सही कहा। और धर्म की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से तो ईसाई धर्म का प्रभाव रहा है, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक। हाँ, वो तो है, लेकिन आज का यूके बहुत बदल गया है। वही तो, आज ये कहीं ज्यादा बहुधर्मी देश है। यहाँ इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म और भी कई धर्मों को मानने वाले लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। और ये यूके के मल्टीकल्चरल समाज की एक बहुत अहम पहचान बन गया है। लंदन जैसे शहरों में तो ये साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है, ये यूके के लंबे और काफी घटनापूर्ण इतिहास का नतीजा है। यहाँ इतिहास की परतें बहुत गहरी हैं। अगर हम पुराने जमाने में जाएं तो इसका एक हिस्सा रोमन साम्राज्य के कब्जे में था। उसके निशान आज भी मिलते हैं। अच्छा। लेकिन शायद दूरियों पर सबसे गहरा असर डाला ब्रिटिश साम्राज्य ने। 17वीं से 20वीं सदी के बीच ये साम्राज्य दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर फैल गया। हाँ, वो कहावत थी ना, साम्राज्य जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता। बिल्कुल। उस दौर ने न सिर्फ उन देशों को बदला जिन पर राज किया, बल्कि खुद ब्रिटेन को भी गहराई से बदला। ग्लोबल ट्रेड, पॉलिटिक्स, कल्चर का आदान प्रदान, एक नया दौर शुरू हुआ। और इसी दौर में एक और बड़ी चीज हुई, औद्योगिक क्रांति। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसकी शुरुआत यहीं यूके में हुई। कोयला, लोहा, कपड़ा उद्योग, रेलवे, इन सब ने मिलकर न सिर्फ यूके की इकोनॉमी को बल्कि पूरी दुनिया के जीने के तरीके को बदल दिया, हमेशा के लिए। फिर आए वर्ल्ड वॉर। खासकर दूसरे विश्व युद्ध में यूके की भूमिका बहुत अहम थी। विंस्टन चर्चिल का नेतृत्व। हाँ, वो तो आज भी याद किया जाता है। लेकिन युद्धों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। धीरे धीरे कॉलोनीज आजाद होने लगी। 1947 में भारत की आजादी एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मोड़ था। हाँ, उसने साम्राज्य के अंत की प्रक्रिया को तेज कर दिया। सही कहा। और हाल के इतिहास की बात करें तो 2020 में यूरोपियन यूनियन यानी ईयू से बाहर निकलना, ब्रेक्जिट, ये एक बहुत बड़ा कदम रहा है। बहुत बड़ा। इसके राजनीतिक और आर्थिक असर क्या होंगे, इस पर बहस और एनालिसिस आज भी चल रही है। और ये यूके के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम फैक्टर है। वाकई, इतिहास तो जबरदस्त है, साम्राज्य से लेकर ब्रेक्जिट तक का सफर। अच्छा, अब अगर हम यूके की राजनीतिक व्यवस्था को देखें, वो भी काफी अनोखी है। हाँ, है तो। इसे संवैधानिक राजतंत्र भी कहते हैं और संसदीय लोकतंत्र भी। मतलब ये कि देश के प्रमुख तो राजा या रानी है, अभी किंग चार्ल्स III, हाँ। लेकिन उनकी भूमिका काफी हद तक सेरेमोनियल है, प्रतीकात्मक। अच्छा, असली पावर किसके पास है? असली राजनीतिक शक्ति संसद और सरकार के हाथ में है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हाँ, जैसे 2024 तक ऋषि सुनक थे। और संसद वो 2 हिस्सों में बटी है। हाँ, द्विसदनीय है। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसके सदस्य सीधी जनता चुनती है,
ये मेन लॉ बनाने वाली बॉडी है। और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसके सदस्य या तो वंशानुगत होते हैं या फिर नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम है कानूनों की समीक्षा करना, उन पर बहस करना। कभी कभी इन दोनों में टकराव भी होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। किसी कानून को लेकर खींचतान चलती रहती है। ये इस सिस्टम का एक हिस्सा है। और यहीं पर वो 4 देश एक यूनियन वाली बात और भी पेचीदा हो जाती है। हाँ, डेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूके की सेंट्रल पार्लियामेंट ने स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी अपनी चुनी हुई सरकारें या असेंबली बनाई है। अच्छा। और उन्हें कुछ खास मामलों में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें कानून बनाने और नीतियां लागू करने के अधिकार दिए हैं। और इंग्लैंड का क्या? इंग्लैंड के लिए ऐसी अलग से कोई सरकार नहीं है। उसके मामले सीधे यूके की संसद ही देखती है। ये दिखाता है कि कैसे एक देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों की पहचान और कुछ हद तक ऑटोनॉमी बनाए रखने की कोशिश हुई है। हाँ, कोशिश तो हुई है। हालांकि ये कभी कभी तनाव का कारण भी बनता है। खासकर स्कॉटलैंड में आज़ादी को लेकर बहस चलती रहती है। हाँ, वो तो है। और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, खासकर लंदन की सेंट्रल भूमिका और ये डेवोल्यूशन, इसका असर यूके की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। मुद्रा तो पाउंड स्टर्लिंग है। हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी और स्थिर करेंसीज में से एक। और ग्लोबल इकोनॉमी में यूके टॉप 10 में रहता है। इसकी अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी है? ये काफी विविध है। मतलब किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज का दबदबा साफ दिखता है। हाँ, लंदन शहर वो तो दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। बिल्कुल। दुनिया भर के बैंक, बीमा कंपनियां, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, सबके बड़े ऑफिस हैं वहाँ। ब्रेक्सिट के बाद इस पर कुछ सवाल उठे, लेकिन फिलहाल ये अपनी जगह बनाए हुए हैं। और इसके अलावा आईटी और डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे फिल्म, टीवी प्रोडक्शन, उनका भी बड़ा योगदान है। ऑटोमोबाइल निर्माण का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि हाल के सालों में कुछ चुनौतियां आई हैं। पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। लोग यहाँ के ऐतिहासिक शहर, गांव, शाही आकर्षण, ये सब देखने आते हैं। और शिक्षा आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, शिक्षा वो सिर्फ ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक इंजन भी है। दुनिया भर से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये नाम तो सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो यूके की इकोनॉमी मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर पर आधारित है। ज्यादातर विकसित देशों की तरह मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा पहले से कम हो गया है। समझ गई। अर्थव्यवस्था के बाद चलिए अब यूके की संस्कृति और लाइफस्टाइल की तरफ चलते हैं। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो यूके का असर दुनिया भर में दिखता है। हाँ, बहुत गहरा असर है। साहित्य को ही लें, विलियम शेक्सपियर, उनका नाम कौन नहीं जानता। उनके नाटक आज भी दुनिया भर में पढ़े और खेले जाते हैं। बिल्कुल। जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, वर्जीनिया वुल्फ, लिस्ट बहुत लंबी है। और संगीत में बीटल्स से लेकर एड शीरन तक ब्रिटिश कलाकारों ने ग्लोबल पॉप कल्चर पर अपनी छाप छोड़ी है। सही कहा। और थिएटर, लंदन का वेस्ट एंड, वो तो दुनिया भर के कलाकारों और दर्शकों के लिए एक मक्का जैसा है। और खेलों के बिना तो यूके की बात अधूरी है। हाँ, खेल तो वहाँ जुनून है। फुटबॉल, इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे पॉपुलर लीग्स में से एक है। बिल्कुल। और क्रिकेट, जिसका जन्म ही वहाँ हुआ, आज भी गर्मियों का पसंदीदा खेल है। रग्बी भी काफी लोकप्रिय है, खासकर वेल्स और स्कॉटलैंड में। और जैसा हमने पहले बात की थी, ये समाज अब बेहद मल्टीकल्चरल है। हाँ, बहुत ज्यादा। आप लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर जैसे शहरों में जाएं तो दुनिया भर के रंग, भाषाएं, व्यंजन सब मिलेंगे। ये यूके की मॉडर्न पहचान का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और हाँ, शाही परिवार, ब्रिटिश राजघराने के प्रति दुनिया भर में एक अजीब सी दिलचस्पी है। हाँ, वो एक अलग ही फिनोमेना है। उनके जीवन की हर छोटी बड़ी बात खबर बनती है। ये यूके की एक अनोखी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है, जो टूरिज्म और ग्लोबल इमेज को भी प्रभावित करता है। सही कहा। और जब हम लाइफस्टाइल और समाज की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन और हेल्थ जैसी बुनियादी चीजों का जिक्र जरूरी है। ये किसी भी देश के कैरेक्टर को शेप देते हैं। हाँ, बिल्कुल। एजुकेशन में, जैसा हमने कहा, यूके हायर एजुकेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सदियों से ज्ञान का केंद्र रहे हैं। हाँ। इनके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूसीएल जैसे कई और संस्थान हैं जो दुनिया के बेस्ट में गिने जाते हैं। ये सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही नहीं देते, बल्कि रिसर्च और इनोवेशन में भी आगे हैं, जो देश के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हेल्थ केयर में नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS, ये यूके की एक बहुत ही खास पहचान है। हाँ, NHS के बारे में बहुत सुना है। ये क्या है? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मूल सिद्धांत था कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो पैसे दे सकें या नहीं। अच्छा, तो ये मुफ्त है?
हाँ, ज्यादातर चिकित्सा देखभाल मुफ्त या बहुत कम लागत पे मिलती है। ये मुख्य रूप से टैक्स के पैसे से चलती है। ये ब्रिटिश समाज के लिए गर्व का विषय तो है, लेकिन इस पर दबाव भी बहुत है। बढ़ती मांग, फंडिंग की चुनौतियां, वेटिंग लिस्ट, ये सब मुद्दे अक्सर बहस में रहते हैं। फिर भी ये सोशल वेलफेयर के प्रति यूके की कमिटमेंट का एक शक्तिशाली प्रतीक है। समझ गया। काफी अनोखी व्यवस्था है। हाँ, है तो। अब अगर हम कुछ और मुख्य बातों और यूके की दुनिया में भूमिका पर नजर डालें, तो ब्रेक्जिट का जिक्र फिर से करना होगा। हाँ, वो तो है। 2020 का फैसला, ईयू से बाहर निकलने का फैसला हाल के ब्रिटिश इतिहास का शायद सबसे बड़ा मोड़ है। इसके समर्थकों का मानना था कि इससे यूके को अपनी सॉवरेनिटी वापस मिलेगी। वो अपने कानून खुद बनाएगा, दुनिया भर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। और जो इसके खिलाफ थे, सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। इसके लॉन्ग टर्म नतीजे अभी भी सामने आ रहे हैं। ये यूके की फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड रिलेशंस, यहां तक के अंदरूनी राजनीति को भी लगातार प्रभावित कर रहा है। एक और अहम कड़ी है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स तो होते हैं। हाँ, ये 56 स्वतंत्र देशों का एक वॉलंटरी संगठन है। इनमें से ज्यादातर कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। भारत भी सदस्य है। अच्छा, तो इसका क्या महत्व है आज? अब ये कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं है, लेकिन ये सदस्य देशों के बीच सहयोग, खेल, कल्चरल एक्सचेंज का एक मंच है। ये यूके को उन देशों के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करता है जिनसे उसका गहरा ऐतिहासिक नाता रहा है। समझ गया। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें, इसका इतिहास, डेवलप्ड इकोनॉमी, लंदन की भूमिका, कल्चरल सॉफ्ट पावर, कॉमनवेल्थ से जुड़ाव और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, नेटो जैसे मिलिट्री अलायंस में भूमिका, हाँ, ये सब मिलकर यूके को आज भी ग्लोबल स्टेज पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। ब्रेक्जिट के बाद ये अपनी भूमिका को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें, तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि 4 देशों का एक जटिल और ऐतिहासिक संघ है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। बिल्कुल। इसकी कहानी रोमन काल से शुरू होकर एक ग्लोबल एम्पायर बनने और फिर उसके ढलने तक जाती है, और अब ये ब्रेक्जिट के बाद अपनी नई राह तलाश रहा है। सही। हमने समझा कि ये एक संवैधानिक राजतंत्र है। राजा राष्ट्राध्यक्ष है, पर असली ताकत संसद और प्रधानमंत्री के पास है। इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, टूरिज्म, खासकर सर्विस सेक्टर पर टिकी है। हाँ, काफी विविध। और इसकी संस्कृति, वो शेक्सपियर से लेकर प्रीमियर लीग, मल्टीकल्चरल शहरों से लेकर शाही परिवार तक फैली हुई है, जिसका असर दुनिया भर में महसूस होता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो यूके इतिहास, परंपरा, आधुनिकता और विविधता का एक अनोखा और लगातार बदलता हुआ मिश्रण है। सही कहा। और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सवाल दिमाग में आता है। यूके का अतीत बहुत प्रभावशाली रहा है, लेकिन ब्रेक्जिट और बदलती दुनिया के बीच ये देश भविष्य में दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखेगा, कैसे परिभाषित करेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या ये अपने ऐतिहासिक संबंधों जैसे कॉमनवेल्थ पर ज्यादा जोर देगा, या यूरोप के साथ एक नए तरह का रिश्ता बनाएगा, या फिर पूरी तरह से एक ग्लोबल ब्रिटेन की नई पहचान गढ़ेगा? हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले दशकों में यूके का वैश्विक प्रभाव और उसकी पहचान किस दिशा में जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी।